हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में हम सेकंड चैप्टर के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे जो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं। यह सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का सेकंड पार्ट है। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो इस सेक्टर्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर का तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे और कैसे इन सेक्टर्स के अंतर्गत उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को वैल्यूएशन कैसे करेंगे और उनका जो है कंप्लीट अध्ययन कैसे करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने समझा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्सरी सेक्टर क्या होता है। लेकिन यह जो सेशन होगा यह इन सेक्टर्स के बीच का तुलनात्मक अध्ययन होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जैसा कि अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि इन तीनों सेक्टर्स के अंतर्गत हजारों लाखों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका टोटल वैल्यूएशन, उसका टोटल कैलकुलेशन हमारे लिए बेहद असंभव कार्य लगता है। लेकिन हमारे अर्थवेत्ताओं ने इसके लिए बहुत सारे तरीके सुझाए हैं, बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। हम इनका जो है कैलकुलेशन सारे प्रोडक्शन के नंबर्स के आधार पर नहीं करेंगे, हम वास्तव में उनकी कीमत, उसके वैल्यूज को ऐड करके उसका कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि जैसे 8,000 केजी गेहूं को 10,000 केजी गेहूं को प्रति 8 रुपए प्रति केजी के हिसाब से यदि लिया जाए तो उसकी कीमत होती है 80,000 रुपए। इसी तरह से यदि 5,000 कोकोनट्स को प्रति 10 रुपए कोकोनट के हिसाब से लिया जाए तो उसकी कीमत होती है 50,000 रुपए। 5,000 कोकोनट्स हैं, प्रति 10 रुपए कोकोनट्स के हिसाब से अगर कीमत उठाई जाए तो उसकी कीमत होती है 50,000 रुपए। तो यह 80,000 रुपए और 50,000 रुपए की वैल्यू को ऐड करके उसकी हम कीमत निर्धारित कर लेते हैं। किसी सेक्टर में उत्पादित होने वाली वस्तुओं की कीमत हम निर्धारित करते हैं, लेकिन वास्तव में इस वैल्यूएशन एंड कैलकुलेशन के अंतर्गत हम केवल और केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही जो है कंसिडर करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को ही इसके वैल्यूएशन में लेते हैं, इसके कैलकुलेशन में लेते हैं। हम इंटरमीडिएट गुड्स को जो है इसके वैल्यूएशन एंड कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि जैसे एक किसान प्रति केजी 8 रुपए के हिसाब से गेहूं को एक फ्लोर मिल को बेचता है। आटे की मिल को जो है 8 रुपए पर केजी के हिसाब से गेहूं बेचता है और फ्लोर मिल वाला क्या करता है कि उस गेहूं की पिसाई करने के बाद 10 रुपए पर केजी के हिसाब से बिस्किट फैक्ट्री को सेल कर देता है। और बिस्किट फैक्ट्री में जो है 1 केजी गेहूं के अंतर्गत 60 रुपए पर पैकेट के हिसाब से बिस्किट तैयार होता है, जिसमें अन्य वस्तुओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे शुगर का और ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो बिस्किट कंज्यूमर्स के पास पहुंचती है वह फाइनल गुड है, अंतिम वस्तु है या फाइनल गुड है, लेकिन उसको बनाने में विभिन्न प्रकार की इंटरमीडिएट गुड्स का भी प्रयोग किया गया है। जैसे फ्लोर का प्रयोग किया गया है, जैसे शुगर का प्रयोग किया गया है, जैसे ऑयल का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं।
लेकिन बिस्किट क्या है, फाइनल गुड्स है। तो हम इस कैलकुलेशन और वैल्यूएशन के अंतर्गत केवल और केवल फाइनल गुड को ही कंसीडर करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर करते हैं। क्यों फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करते हैं? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस या कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही जो है वैल्यूएशन एंड कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्टर वाइज कैलकुलेशन और वैल्यूएशन का क्या फर्क होता है, क्या असर होता है? यदि हम सेक्टर वाइज वैल्यूएशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हम हर सेक्टर का जो है प्रोडक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। एक स्पेसिफिक ईयर का हर सेक्टर का प्रोडक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, और यदि इन तीनों सेक्टर्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हम किसी निश्चित समयावधि में किसी निश्चित क्षेत्र में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को प्राप्त करेंगे, जो हमारी जीडीपी होती है। हम उच्च कक्षाओं में समझेंगे बृहत रूप से कि जीडीपी क्या होती है, लेकिन आज के लिए हम केवल इतना ही समझते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित समयावधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यह जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। यह किसी भी देश की या किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, जिसके आधार पर हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को निकालते हैं या विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, अमेरिका की जीडीपी कितनी है, पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, और उसके आधार पे हम निर्धारित करते हैं कि किस देश का कितना ग्रोथ रेट है और किस देश का जो है क्या स्थिति है विकास दर में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों सेक्टर्स का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, ऐतिहासिक विकास क्या है। यानी कि हम समझेंगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का किस तरह से सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ। सभ्यता के विकास के शुरुआती दौर में, या कह सकते हैं कि प्रारंभिक दौर में, सारे विश्व के अंतर्गत, सारे विश्व के समस्त देशों के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंट प्लेस था। कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी एग्रीकल्चर, कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, वानिकी, खनन इत्यादि का जो है हर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं अपनी शुरुआती अवस्था में थी और लगभग सारे लोग जो है कृषि कार्य में संलग्न थे, विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाओं को संपादित करते थे। इसके अतिरिक्त जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ा, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो है उत्पादन स्तर बढ़ा, तो ट्रेड एंड कॉमर्स की स्थिति पैदा हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस प्रोडक्शन की स्थिति आई, तभी तो ट्रेड एंड कॉमर्स की स्थिति पैदा होगी। यानी अपने निजी जरूरत से अतिरिक्त जब उत्पादन शुरू हुआ तो ट्रेड एंड कॉमर्स आया। फिर स्टोरेज फैसिलिटी का डेवलपमेंट हुआ, कोल्ड स्टोरेज का डेवलपमेंट हुआ और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आई। क्यों? क्योंकि सरप्लस जो प्रोडक्शन था, जो अतिरिक्त उत्पादन था, उसको बाजार में बेचने की जरूरत महसूस हुई, जिसकी वजह से इन स्थितियों का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त जब लोगों को यह महसूस हुआ कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत अब सारे लोगों को काम करना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि कम लोग भी प्राइमरी सेक्टर्स में काम करके उतना ही उत्पादन कर सकते हैं, तो लोगों ने क्या किया कि अन्य क्षेत्रों में जो है कार्यशील हो गए। अन्य क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ।
प्रारंभिक दौर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो कुटीर उद्योग पर आश्रित था, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ और फैक्ट्रियों की स्थापना होने लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना होने लगी। और जो पहले के लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है कार्यरत थे और जिनके एग्रीकल्चर सेक्टर से हटने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो लोग अब कहां काम करने लगे? फैक्ट्रियों के अंतर्गत काम करने लगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई समय के परिवर्तन के साथ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डोमिनेंट प्लेस प्राप्त कर लिया, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की अपेक्षा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर की अपेक्षा सेकेंडरी सेक्टर एडवांस स्टेज में था। कहने का मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में व्यापक प्रयोग होने लगा था। इस वजह से जो है रोजगार देने के मामले में और जो है प्रोडक्शन के मामले में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। हमने देखा कि प्रारंभिक दौर में एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर का महत्वपूर्ण स्थान था। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि का महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ जब साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, साइंटिफिक रिसर्च हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना हुई, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, तो क्या स्थिति पैदा हुई कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। लेकिन उत्तरोत्तर या समय के परिवर्तन के साथ एक ऐसा समय आया कि सर्विस सेक्टर डोमिनेंट पोजीशन में आ गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ उसके लिए जो है आधार का काम सर्विसेज सेक्टर ने किया। कैसे हम समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की जरूरत होती है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज की जरूरत होती है, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत होती है, स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत होती है, मार्केट की जरूरत होती है। तो इन सारी वजहों से सर्विसेज सेक्टर ने भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और आज के समय में दुनिया के विभिन्न देशों में सर्विसेज सेक्टर का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में सर्विसेज सेक्टर का इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के पीछे वजह क्या है। कैसे कुछ देशों में, जैसे विकसित देशों में तो जो है सेट पैटर्न को फॉलो किया गया, यानी सेट पैटर्न फॉलो हुआ। कहने का मतलब सबसे पहले एक प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट पोजीशन था, फिर जो है सेकेंडरी सेक्टर का जो है महत्वपूर्ण स्थान हुआ, फिर टर्सरी सेक्टर का महत्वपूर्ण स्थान हुआ। लेकिन विभिन्न विकासशील देशों में भी, भारत जैसे देशों में भी एग्रीकल्चरल सेक्टर के जस्ट बाद जो है इकोनॉमी में डोमिनेंट पोजीशन किसने प्राप्त कर लिया? टर्सरी सेक्टर ने प्राप्त कर लिया। सेकेंडरी सेक्टर का रोल उतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो पाया? हम समझेंगे क्यों। आखिर भारत में या विश्व के अन्य देशों में प्राइमरी सेक्टर के जस्ट बाद कैसे टर्सरी सेक्टर ने इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया? माय डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं, अभी हमने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत होती है, विभिन्न प्रकार की सेवाओं की जरूरत होती है, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, फाइनेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज इत्यादि की जरूरत होती है। तो उसके साहचर्य में, उसके समतुल्य रूप में विभिन्न प्रकार की सर्विसेज का विकास हुआ और जो है ये सर्विसेज ने आने वाले समय में महत्वपूर्ण पोजीशन प्राप्त कर लिया। इसके अतिरिक्त क्या हुआ? इसके अतिरिक्त जब लोगों की इनकम बढ़ी, जब लोगों को जो है इनकम में वृद्धि हुई, तो लोगों ने विलासी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। विलासी जीवन का तात्पर्य क्या है कि उनके लिए जो है रेस्टोरेंट की जरूरत महसूस होने लगी। स्मार्ट रेस्टोरेंट कह सकते हैं, एसी युक्त रेस्टोरेंट कह सकते हैं, जो सर्विसेज की श्रेणी में आता है।
इसके अतिरिक्त उनको जो है एडवांस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की जरूरत महसूस होने लगी, एरोप्लेन जैसी सर्विसेज की जरूरत महसूस होने लगी। तो जो एलीट क्लास का जन्म हुआ, विशेष रूप से 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के बाद लोगों की आमदनी में वृद्धि हुई, तो इसने जो है सर्विसेज सेक्टर्स को जो है काफी तेजी से बढ़ाया। और आज के समय में जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर का रोल 50% से अधिक होने के पीछे ये सारे के सारे कारण जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त आज के समय में कंप्यूटराइजेशन का इतना विकास हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गई है कि इसने जो है सर्विसेज सेक्टर को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर दिया है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से सर्विसेज सेक्टर ने जो है एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है हमारी इकोनॉमी में, हमारे जीडीपी के अंतर्गत। हम शुरुआती दौर में, कहने का तात्पर्य है कि प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत थे। हमारा जो है बहुत बड़ा भाग जो है प्राइमरी सेक्टर्स में कार्यशील है। अभी भी इंडिया जैसे विकासशील देश के अंतर्गत अभी भी लगभग पूरी पॉपुलेशन की 2/3 जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है और वर्किंग पॉपुलेशन का 50% के आसपास जनसंख्या जो है प्राइमरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारी जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का रोल केवल 1/6 ही रह गया है। 1/6 भाग ही प्राइमरी सेक्टर का रोल हमारे जीडीपी में रह गया है और सर्विसेज सेक्टर का रोल काफी बढ़ गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सर्विसेज सेक्टर का रोल जो है हमारे जीडीपी में 50% से अधिक हो गया है। और हमने जो ग्रोथ किया है, यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ रेट है और एम्प्लॉयबिलिटी के आधार पर है, उसमें हमने देखा कि जो सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ रेट हुआ है वो ज्यादा हुआ है, कमोबेश उसने जो है लोगों को रोजगार कम दिया है। तो ये सारी कंट्राडिक्शंस हमें देखने को मिली हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जो है किसी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि कर सकते हैं, कैसे हम जो है विभिन्न सेक्टर्स के अंतर्गत हम रोजगार का अध्ययन कर सकते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी एक बड़ा पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा लगा हुआ है। आज भी एक बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में कार्य कर रही है, लेकिन वास्तव में वह बड़ा भाग एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों कार्य कर रहा है, इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में कार्य नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है। हम एनसीईआरटी के इस भाग के अंतर्गत एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे जो है लोगों के पास एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर के अतिरिक्त कार्य करने का कोई साधन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, जिसकी वजह से लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। बुक के चैप्टर में एक लक्ष्मी नाम की महिला का एग्जाम्पल दिया गया है। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर की जमीन है जिसपे उसके 5 लोगों का एक परिवार कार्यरत है। उस जमीन के भाग पर जो है अरहर और ज्वार जैसी फसलों को बोया जाता है और किसी तरीके से जो है वह परिवार अपना भरण पोषण करता है। लक्ष्मी का परिवार किसी प्रकार से अपना भरण पोषण करता है, लेकिन उस परिवार के द्वारा उस 2 हेक्टेयर की असिंचित जमीन पर जितना प्रोडक्शन होता है, यदि उस 5 लोगों के परिवार में से 2 लोगों को हटा दिया जाए फिर भी उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वे 2 लोग अभी भी जो है उस
उसी क्षेत्र में या उसी भूमि पर कार्यशील है। क्यों? क्योंकि उनको जो है अन्य क्षेत्रों में रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इस स्थिति को अर्थशास्त्र के अंतर्गत, हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कहते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है कि हम देखने में कार्यशील दिखाई पड़ते हैं, हम देखने में कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, हमारा उत्पादन का स्तर जीरो होता है। यदि हमको उस रोजगार से या उस जगह से जहां हम कार्यशील हैं बाहर कर दिया जाए, फिर भी उसके उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह स्थिति विशेष रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलती है, जिसको जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति कहा जाता है। छद्म बेरोजगारी की स्थिति इसको कहते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी की एक विकट समस्या है। यहाँ पे लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाते हैं, उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाते हैं, और हर सरकार की यह कोशिश होती है कि इन किन प्रकारेण रोजगार की स्थिति को बढ़ाया जाए, रोजगार देने की क्षमता को बढ़ाया जाए और लोगों को जो है रेगुलर रोजगार प्रदान किया जाए, नियमित रोजगार प्रदान किया जाए। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है रोजगार की स्थिति को बढ़ाया जा सकता है, रोजगार के अवसरों को में कैसे वृद्धि की जा सकती है। यदि विभिन्न तकनीकों को अपनाया जाए, विभिन्न साधनों को अपनाया जाए और एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न परिवर्तन कर दिए जाएं, तो हम आसानी से रोजगार का सृजन कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी के एग्जाम्पल में ही हम देखें कि हमने जैसे कि देखा कि लक्ष्मी का जो 2 हेक्टेयर की जमीन है वो असिंचित है। असिंचित जमीन की स्थिति में क्या होगा कि वहां पे केवल अरहर और ज्वार जैसी असिंचित भूमि में पैदा होने वाली ही फसलें उगाई जा पा रही हैं या उगाई जा रही हैं। लेकिन यदि क्या किया जाए, यदि वहां पे जो है कुएं की व्यवस्था कर दी जाए, सरकार के लोन, सरकार की फैसिलिटी या सरकार के अनुदान के माध्यम से या बैंक लोन के माध्यम से क्या हो कि उस विशेष क्षेत्र में उस जो है लक्ष्मी की भूमि पर कुएं का व्यवस्था कर दिया जाए, कुएं की खुदाई कर दिया जाए, तो आसानी से 2 हेक्टेयर की भूमि जो असिंचित है उसको सिंचित भूमि में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव होगा कि अब उस 2 हेक्टेयर की भूमि पर जो केवल ज्वार और अरहर जैसी फसलों को ही उगाया